हेलो हाय एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो एक बार सभी साथी फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा कैसे हैं आप सभी लोग। उसके बाद हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। कॉपी पेन नहीं लिया है तो भैया कॉपी पेन उठा लो, ठीक है। और जो लोग बाद में क्लास को देख रहे हैं, मान लीजिए जैसे आपने पार्ट 4 या फिर 5 देखा, तो भाई ये पार्ट 1 से मतलब प्रैक्टिस सेट 1 से क्लास चल रही है, मॉडल पेपर 1 से, और उसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है आरपीएफ कांस्टेबल के नाम से, ठीक है। तो वहां पे ये जो आपको टोटल में लगभग 25 से 30 के बीच में प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, ठीक है। कुछ इसमें मैराथन क्लासेस भी रहेंगी, तो टोटल वो आपका 30 हो ही जाएगा। तो आप लोग जो है उसको पूरा का पूरा पढ़ते हुए चलो, ठीक है। और जो कुछ नया मिलता है उनको रिवाइज करिए, तभी पेपर में आप सवाल बना पाएंगे, ठीक है। तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पे, भाई कैलकुलेट करें और बताएं आपका आंसर क्या होगा। कॉपी पेन जरूर ले लीजिएगा। विदाउट कॉपी पेन मतलब मैथ नहीं पढ़ रहे फिर। बताइए। क्वेश्चन में क्या बोला गया, फर्नीचर की 3 वस्तुओं का औसत मूल्य इतना है। ध्यान देना, जोड़ नहीं बताया गया। कई लोग पेपर में जोड़ देखने लग जाएंगे। इन्होंने क्या बताया है, औसत मूल्य इतना है और उनका अनुपात इस अनुपात में है। तो आपसे पूछा जा रहा है सबसे महंगी जो वस्तु है वो कितने रुपए की होगी। अब देखो, एक बात तो आपको पता चल गई, जो सबसे महंगी वस्तु है वो क्या होगी भाई, 7 का मल्टीपल होगा। ये तो सबको दिख रहा होगा ना। तो कैलकुलेट करिए और बताइए आपका आंसर क्या होगा, बताएं। सॉल्व करके बताइए आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। देखो, एक बात आप समझना, जितने देर में अगर आप में से कोई 7 का मल्टीपल लगाना चाहता, भैया सवाल आप बना लोगे, ठीक है। तो यहां पे क्या दिया गया, 3:5:7, ठीक है। तो 8, 7, 15 और 15 यूनिट की वैल्यू हमारे प्रश्न में देखिए, ये एवरेज दिया गया है 15,855। तो इनका जोड़ क्या होगा, 3 का गुना होगा। अब बात को ध्यान समझना, मैं 15 से इसको डिवाइड कर रहा हूं, ये जाएगा एक बार, फिर यहां पे 0, 15×5 = 75 हो गया, 15×7 = 105। यानी कि जो हमारा डाटा आया, मतलब 1 यूनिट की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है भाई, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 7×3 = 21। अब कई देखो, जो लोग यहां पे 3 का गुणा नहीं कराएंगे उनका आंसर जहां तक है ऑप्शन नंबर बी आ सकता है और वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 21 हो गया, 15 और 2 17 हो गया, यहां पे आपका ये, यहां पे 3, ठीक है। सबसे महंगी वस्तु 7 यूनिट, तो कीमत कितनी हो जाएगी, 3171 इंटू 7 हो जाएगा। तो अब देखो, ये लिखने के बाद हमें दिख गया कि ऑप्शन नंबर डी क्या है, हमारा सही जवाब है, ठीक है। क्या है, ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा सही जवाब है। कोई दिक्कत? देखो, आप इकाई अंक भी कह सकते हो। हमने ये देखा कि 7×3 = 21, मतलब ये 5 अंक का डाटा आएगा, बाकी सारे डाटा 4 अंक के दिए गए थे पेपर में। इसका आंसर बताइए क्या होगा, कैलकुलेट करके बताइए। और क्लास में आने के साथ भैया अपनी हाजिरी लगा दिया करो, मतलब सेशन को लाइक कर दिया करें तुरंत, ठीक है। आंसर बताइए क्या होगा। कॉपी पेन नहीं लिया, उठा लो, ठीक है, क्योंकि आज मैं आपको एक आधा दो सवाल बहुत ही कैलकुलेटिव भी दिखाऊंगा जो हाल फिलहाल के पेपर में पूछे गए हैं, ठीक है। अभी आगे आपको देखने को मिलेगा। यदि a सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक है और संख्या 8764a529 9 से पूर्णतः विभाज्य है, तो 17 × 3a+ का 5 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहां पर आपको संख्या क्या बताई गई है, 8764a529, ठीक है। और ये बोला गया 9 से पूर्णतः विभाज्य, तो 9 से डिवाइड होने का मतलब 9 का विभाज्यता का नियम लगाएंगे, अंकों का योग 9 से डिवाइड। देखो, हम लोग थोड़ा सा जल्दी, कुछ लोग ऐसे करते हैं 15, 6, 21, 4, 25, ये काम नहीं करना है। जो 9 से डिवाइड होता दिखे उसे निपटाते चलो। जैसे ये 9 से डिवाइड, 5 4 9 से डिवाइड, 7 2 9 से डिवाइड, फिर यहाँ पे 8 + का 6 यानी कि 14 + का a
ये हमारा 9 से कब डिवाइड होगा भाई, वैल्यू 18 होनी पड़ेगी, मतलब यहां से आपको पता चल गया ए का मान 4 होगा। ए का मान पता चल गया, वैल्यू पुट करा दो। 17 गुणे 3 चौके 12 हो जाएगा, प्लस का 5 यानी कि 17 का स्क्वायर, और 17 का वर्ग कितना होता है 289। ठीक है, क्या होगा 289 आपके सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आंसर सबका आ रहा है। ठीक है, ये सब पूछकर समय नष्ट ना करें, इसका आंसर बताइए। देखो कई बार क्या होता है ना, सीधा सीधा कंसेप्ट पर सवाल पूछ लिए जाते हैं जो आप टॉपिकों में पढ़ते हो, चाहे वो आपका अर्थमेटिक हो चाहे एडवांस हो। ठीक है, या फिर आपका वो नंबर सिस्टम में, चाहे क्लासिफिकेशन की बात करी जाए यानी कि संख्याओं का वर्गीकरण, जैसे हमने बताया अभाज्य संख्या या फिर सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, वहां से सीधा वो सवाल उठा लेते हैं। ये प्रश्न भी सीधा सीधा एवरेज के कंसेप्ट पर आधारित है और पेपर में पूछा गया है। ऐसा नहीं एक सवाल पूछा गया, हाल फिलहाल के पेपरों में आप देखोगे CHSL में भी पूछे गए, यहां पर भी पूछा गया कि बस कुछ लोग अगर गुणा भाग करा रहे हैं भाई तो आंसर उनका गलत हो सकता है। ठीक है, या फिर समय वो ज्यादा लगा देंगे, जबकि सीधा सा कंसेप्ट क्या है, अगर आप प्रत्येक संख्या में कोई नंबर जोड़ रहे हो तो एवरेज उतने से बढ़ जाएगा। अगर सभी संख्याओं में आप कुछ घटा रहे हो, समान संख्या घटा रहे हो, तो आपका औसत घट जाएगा। सब में अगर आप गुणा कराओगे तो एवरेज आपका उतने गुना हो जाएगा। यहां पे बोला गया प्रत्येक संख्या में 7 की कमी करी गई तो हमारा जो एवरेज है वो 7 से कम हो जाएगा, यानी कि जो नया एवरेज होगा वो कितना होगा 36 यानी कि 36 हो जाएगा। ठीक है, ये 43 किसका आ गया भाई, क्या करके मानोगे है? मतलब जैसे देखो कुछ पेपर में सवाल आते हैं ना कि ये हर कोई सही कर दे, तुम उसको भी गलत करके आओगे। ठीक है, इसका आंसर बताइए। तो एवरेज देखो, जिन्होंने नहीं पढ़ा है औसत ना भाई, मैंने 7 घंटे की वीडियो यूट्यूब पर डाल रखी है, आप एक बार सर्च करो एवरेज बाई अमित सर, उसको पढ़िए। देखो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपको लगेगा कि मैथ कठिन नहीं है। नंबर सिस्टम भाई अमित सर सर्च करो, नंबर सिस्टम का पूरा कंसेप्ट जो है आपको बताया है, छोटे से छोटा कंसेप्ट वहां पर बताया गया है। ठीक है, तो जब एक दो टॉपिक में आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो आपको लगेगा अच्छा अगर मैं मैथ पूरा पढ़ लूं तो मैथ तो आसान है। चार सौ संतरे 1410 प्रति सैकड़ा के हिसाब से खरीदे गए और 960 रुपए के लाभ पर बेचे गए। प्रति दर्जन संतरे का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब यहां पे सिर्फ डाटा को देखो बड़ा किया गया है। ठीक है, कि इतने हिसाब से खरीदा गया, इतना प्रॉफिट हुआ, तो आप सैकड़े का मूल्य नहीं पूछ के इन्होंने आपसे दर्जन का मूल्य पूछ लिया है। ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट, बस ये है कि आप सवाल पढ़े तुरंत क्लिक कर गया तो पता चला 3 बार प्रश्न ही पढ़ रहे हो। तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखो उन्होंने 400 संतरे खरीदे, इतने रुपए खर्च किया खरीदने में। ठीक है, और उसको प्रॉफिट हो रहा, तो मुझे आप बताइए सेलिंग प्राइस यानी कि उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। आप कहोगे सर 1410 रुपए में खरीदा, 960 रुपए का उसको लाभ हो रहा है, यही तो हो गया भाई साहब का विक्रय मूल्य। तो इसमें ऐड करा दो, ये कितना आ जाएगा आपका 0, और ये 7 हो जाएगा, और ये आपका 23 आ जाएगा। अब समझिएगा, तो ये जो है 400 संतरे का विक्रय मूल्य हुआ। तो हमें क्या करना है भैया, 2370 दिया गया है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये एक संतरे का विक्रय मूल्य हमसे कह रहे हैं प्रति दर्जन, तो एक दर्जन का मतलब आप यहां पे 12 का करा लो गुणा। ठीक है, हम क्या करेंगे यहां पे 12 का गुणा करा लेंगे। ठीक है, तो भाग लगाते हैं भाई, 4 से डिवाइड करोगे ये आपका 3 बार, 4 से चला जाएगा ये आपका 100 बार। कुछ ऐसा नहीं लग रहा है? अच्छा एक सेकंड, हमने थोड़ी सी मिस्टेक करी है यहां पे, देखो यही है, यहां पे क्या बोला गया है प्रति सैकड़े के हिसाब से, यानी कि ये जो रेट बताया गया है भैया ये 100 संतरे का है, तो 400 संतरे का जो रेट होगा, ये चीज आप समझना, जो 400 संतरे का रेट होगा वो क्या होगा, क्रय मूल्य जो है इसमें 4 का गुणा कराना पड़ेगा और फिर उसके बाद 960। बात समझ में आई? क्योंकि यहां पे क्या बोला गया है, ये प्रति सैकड़ा का रेट है, मतलब 100 का,
तो 400 का क्या होगा, 4 गुना हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 5640 प्लस का 960। अब जब इसको आप ऐड कराओगे तो यहां भी जीरो, यहां भी जीरो, 9 6 15 1 16 हो गया, और यहां पे आपका आ जाएगा, ठीक है, यानी कि 6600 में ये क्या हो रहा है, सेल हो रहा है। ठीक है, तो 6600 रुपए में बेचा जा रहा है, और हमें पता करना है इसका विक्रय मूल्य। ये 400 संतरों का मूल्य है, 1 दर्जन का पता करना है, तो यहां पे क्या करोगे, चुपचाप से आप 12 का गुणा करा दोगे। ठीक है, तो 0 से 0 आपका यहां पे डिवाइड हो गया भाई, 4 से डिवाइड करोगे ये आपका 3 बार, 66 गुणे 3 198। और आपने अगर ध्यान दिया हो तो शुरुआत में कई सारे साथी आपके 213 बताए थे, अभी भी बता रहे हैं लोग 213। तो मैं हमेशा कहता हूं आपसे, भीड़ के साथ मत चलो, भीड़ हमेशा सही नहीं होती है। भीड़ जो है वो हमेशा सही नहीं होती है। ठीक है, तो 213 आपका गलत जवाब है। क्वेश्चन बड़ा ही आसान था, एक बार और समझाता हूं क्योंकि लोगों ने गलत किया है। भाई यहां पर जो आपको रेट बताया गया था, सैकड़ा का मतलब ये 100 संतरे का रेट है, तो 400 का क्या होगा, 4 गुना हो जाएगा। लाभ इतने का हो रहा, तो ये आ गया टोटल का विक्रय मूल्य 400 का। एक का मूल्य क्या होगा, 400 का भाग, हमें प्रति दर्जन बताना है, तो इसलिए हमने 12 का गुणा कराया। इसलिए क्या किया गया, 12 का गुणा करा लिया गया। ठीक है, तो यहां पे प्रति सैकड़ा दिया गया था, आपको ध्यान से पढ़ना था। आगे बढ़े। चलिए इसका आंसर बताइए, कैलकुलेट करें और बताएं आपके सवाल का सही जवाब क्या होगा। नहीं देखो, आपको पता ये बाद में ये बताने की जरूरत नहीं, हमने ये बताया था, उसने ये बताया था, मेरा सही था, उसका गलत था, बच्चों वाला काम मत करो भाई। जिसका सही था बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने गलत किया आप उसको देखो समझो। पेपर में देखो मैंने क्या बता रखा आपको, फाइनल रिजल्ट मायने रखता है, आपका सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। एग्जाम में जाने से पहले मुझे आता था, वहां पे जाने के बाद मैं सब भूल गई, ये कौन सी बात हुई। सवाल बनाइए, या फिर भूल गया। ठीक है, तो ये सब बात मत बताओ आप। क्या दिया गया है, 17 की पावर 195 के इकाई स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। अब इकाई अंक कैसे पता करते हो, घात में आप 4 का भाग लगाते हैं, और जो शेषफल बचता उसको लिखते हो। 4 का विभाज्यता का नियम क्या होता है, अंतिम 2 अंक में 4 का भाग लगाइए। ठीक है, तो आधार का इकाई अंक 7, 92 डिवाइड होगा, शेषफल बच जाएगा 3। 7 की पावर 3 343, यानी कि इकाई अंक कितना आ गया, 3। बस इतना ही इसमें करना होता है। ठीक है, तो जिन लोगों के अगर किसी का यह भी गलत हुआ या फिर सवाल नहीं बना, आप क्लास के बाद ही सर्च करना नंबर सिस्टम बाई अमित सर, उस क्लास को पढ़ो। अब देखो, इस तरह का एक डाटा मैंने डायरेक्ट आपको समझाया था, आज फिर एक सवाल, मतलब दूसरे सेट में भी पूछा गया। आप एक बार कोशिश करिए, उसके बाद समझते हैं कैसे होगा, क्या होगा। सॉल्व करके बताइए। 41 संख्याओं का औसत 16 है, पहली 17 संख्याओं का औसत 27 और अंतिम 25 का औसत 26 है। यदि शुरुआत से 17वीं संख्या निकाल दी जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। देखो यहां पे आप 17वीं संख्या का मान निकाल सकते हो, और उसे ही बोला जाएगा निकालने के लिए। जैसे कल को इस प्रश्न में ये नहीं बोला जा सकता यही डाटा देकर कि बोल दे कि 19वीं संख्या निकाल दी गई, क्योंकि पता ही नहीं ना कि 19वीं संख्या कुछ भी हो सकती है। बात समझ रहे हो। तो यहां पे ये मतलब आपको ये सब नहीं सोचना सर 19वीं होता तो क्या करते, भैया सवाल ही नहीं बनता था। ठीक है, तो फिर इधर भी या तो डाटा बदलना पड़ता। ठीक है, तो मैंने आपको समझाया था, ठीक है, डायरेक्ट कंसेप्ट आपको बताया था।
हमें क्या करना है भाई, जैसे आप 17वीं संख्या पता करते हो सेम प्रोसेस फॉलो करना है। बस पहले ये देख लो यहाँ पे नंबर बीच में कॉमन है या फिर छूट रहा है। 17 और 25 42 मतलब संख्या कॉमन है। अब सुनना, एवरेज सबका था 16, ठीक है। पहले कुछ संख्याओं का औसत इन्होंने बताया 27 है, बाद में कुछ संख्याओं का औसत इन्होंने बता दिया 26 है, ठीक है। तो दोनों जगह पर इन्होंने क्या बताया भैया, दोनों जगह पर औसत ज्यादा है। यहां पे औसत ज्यादा है 10 से और यहां पर औसत ज्यादा है 11 से, समझते हुए चलिएगा। तो 17th नंबर यानी कि 17वीं संख्या क्या हो जाएगी, एवरेज तो 16 है, ठीक है। तो प्लस का 11 गुणे कितने संख्याओं का था ये, 17 संख्याओं का, प्लस का 10 गुणे ये कितने संख्याओं का था, 26 संख्याओं का, सॉरी 25 संख्याओं का। तो हम लोग क्या करते हैं, हमें सिर्फ ये देखना है ना कि ये कितना ज्यादा है, तो इसको सिर्फ ऐड कराना है। तो ये आपका 187 आ जाएगा, ठीक है, और ये आपका आ जाएगा 250, ठीक है। तो इनको ऐड कराएंगे, यहां पे 7 हो गया, 8 5 13 हो गया, और यहां पे 4। अब देखो ये 437 ज्यादा है, मतलब इतना ज्यादा लेकर चला गया, तो यहां पर कमी महसूस होगी। जो बची हुई संख्याएं हैं, ठीक है, जो रिमेनिंग नंबर है, यहां पे क्या होगा, कमी महसूस होगी सेम इतने नंबर की। तो एवरेज पहले 16 था, बट अभी कमी महसूस हो रही इतने की, कितने संख्याओं में, 40 संख्याओं में, क्योंकि एक जा चुकी है। अब कैलकुलेट कर लो, देखो 16 माइनस 40 का भाग लगाओगे, ये चला जाएगा सीधा सीधा भैया, पहली बात तो 10 बार, ठीक है। अब 10 पॉइंट समथिंग आएगा, उससे आपको क्या पता चल रहा, हमारा आंसर 5 दशमलव कुछ आने वाला है, बट 2 ऑप्शन दिए गए इसलिए सॉल्व करके बता रहा हूं। बट ठीक है, हमें देखो ये भी दिख रहा है ये गलत है, यही मतलब हमारा सही जवाब है, ठीक है। क्यों, क्योंकि 37/40 एक के पास में है, 37/40 एक के पास में है, तो आपका जो आंसर होगा यहां पे वो 5 के पास में आएगा। ये तो 5.5 दिया गया, बाकी कैलकुलेट कर लो भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, भाग लगा लो, है। तो भाग लगाओगे आप, ये आपका जो है यहां पे चला जाएगा 9 बार, ठीक है, और फिर ये 2 बार, फिर ये 5 बार, ठीक है। तो 10.925 जब आप घटाओगे तो देखो गलत उल्ट तुक्का लगा रहे भाई, फिर कहोगे कि सर पेपर में सर ऐसा सवाल पूछ लिया गया था। अभी मैंने जब, देखिए होता क्या है, मैं इसीलिए अभी मैंने उनको कुछ वहां पे बोला नहीं, मैंने जब ये प्रश्न कराया, हमने बोला कि पेपर में ये प्रश्न आया था, तो वो लिख रहा है कि अरे इतना सवाल, मतलब इतना आसान सवाल आता है क्या। अब यहां पर उसकी बत्ती गुल हो गई, फ्यूज हो गया वो। तो भाई साहब पेपर में हर तरह के प्रश्न आते हैं, ठीक है। टाइपिस्ट महोदय, यहां पे एक नंबर दिख रहा होगा, इस पे आप एक बार हमको व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दीजिएगा, ठीक है। जो आप यहां पे कमेंट कर रहे हो सेम आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर लीजिएगा, मैं आपको कल दिन में संपर्क कर लूंगा, ठीक है। आओ, इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसीलिए कहते हैं भैया टॉपिक पढ़ो, टॉपिक पढ़ो, लेकिन नहीं, तमाशा करना है। 11 से पूर्णतः विभाज्य, भाई 11 और 9 के डिविजिबिलिटी रूल से रेलवे का काफी लगाव है, ठीक है। ये पेपर में पूछते रहते हैं, इसका आंसर बताइए क्या होगा। छह अंकों की संख्या है। देखो मैं मतलब पता, मैं देखता रहता हूं कमेंट में चल क्या रहा है, ठीक है। समय आने पे जो है फिर उसका मैं देखता रहता हूं कौन क्या कमेंट कर रहा, फिर वो आंसर सही दे भी रहा कि नहीं, कौन ज्यादा बोल रहा है। कई बार क्या होता है, मैं देख रहा हूं, मुझे लगा कि अब ये मतलब ओवर हो गया इसका, तो उसको टाइम आउट या फिर ब्लॉक भी कर देता हूं, उसको पता ही नहीं चलेगा क्या हुआ, बिना बोले, ठीक है। मिस्टर ट्रेन इंस्टा, बात समझ में आई भाई, पढ़ लिख लिया करो। घर वाले कितने उम्मीद लगाए होंगे कि हमारा लड़का पढ़ रहा है, लेकिन लड़का तो पता नहीं क्या कर रहा है। तो यहां पर क्या दिया गया है, संख्या आपको बताई गई 3183 मतलब 8833। अब मैंने तरीका क्या बताया था, दाहिनी तरफ से जोड़ना शुरू करो। देखो 8 3 11 1 12, ये आपका आ गया। इधर से आपने जोड़ा तो यहां पे आपका आ गया 8 3 11 और 3 हो गया 14, यानी कि 14 आ गया।
देखो इसमें संख्या जोड़ने का मतलब क्या भैया, यहीं पे तो संख्या जुड़ेगी, मतलब यहां पर ही जोड़ना है आपको, यहीं पे क्वेश्चन मार्क लगा। अब बताओ ये दोनों बराबर कब होंगे, जब वहां पे 2 जोड़ दिया जाए, ठीक है। तो 2 जोड़ने का मतलब क्या है भाई, जब अंतर 0 हो जाएगा तो संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी, यही आपका 11 का विभाज्यता का नियम है, ठीक है। यही आपका क्या है, 11 का विभाज्यता का नियम है। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा, कैलकुलेट करें और बताएं आपके सवाल का सही जवाब क्या होगा, फटाफट सॉल्व करके बताइए। और जो लोग चैनल पे नए हैं भाई, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। यदि किसी निश्चित राशि पर दूसरे वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज 6,787 है और ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष है, जो वार्षिक रूप से संयोजित होती है, तो आपसे पूछा जा रहा है वो पैसा है कितना। अब देखो यहां पे सिर्फ और 2 साल का नहीं, आपसे बोला कि दूसरे साल का ब्याज इतना है, ठीक है। और हमसे क्या पूछा जा रहा, प्रिंसिपल पूछा जा रहा कितना है, वो पैसा है कितना। सवाल अच्छा है, कल को अगर यही प्रश्न जैसे 15% पे बना दिया जाएगा तो और ज्यादा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो आइए समझते हैं, देखते हैं क्या होगा, कैसे होगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन में इन्होंने बताया है कि दूसरे साल का ब्याज। आप मुझे ये बताओ भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा, यहां पे 10% का ब्याज मिलेगा, दूसरे साल भी 10% का ब्याज। अब 10 का 10% कितना होगा, 1%, यानी कि दूसरे साल आपको टोटल 11% का ब्याज मिला। और 11% की वैल्यू जो है हमें वो बताई गई है 6,787, ठीक है। तो कितने गुना दिया गया भाई, कैलकुलेट करते हैं। 11 से डिवाइड करोगे आपका 6 बार, फिर 1 बार, फिर 7 बार, 617 गुना दिया गया है। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा भैया, प्रिंसिपल होता है 100%, तो ये 1% की वैल्यू है, तो इसमें आप 100 का गुणा करा लोगे तो 61700, यानी 61,700 रुपए क्या होगा, आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 61,700 रुपए आपके सवाल का सही जवाब हो जाएगा। इसका आंसर बताइए क्या होगा, कैलकुलेट करें और बताएं आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, सॉल्व करके बताइए। भाई इतना समझाने के बाद लेकिन तब भी बातचीत बंद नहीं हो रही कुछ लोगों की है, बताइए। एक ठोस गोलार्ध का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 152 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी त्रिज्या सेंटीमीटर में क्या होगी, इसकी त्रिज्या आपको बतानी है क्या होगी। तो कैलकुलेट करिए और बताइए आपके सवाल का सही जवाब क्या होगा, फटाफट सॉल्व करके बताएं। एक ठोस गोलार्ध का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 152 सेंटीमीटर है, यानी कि टोटल सरफेस एरिया दिया गया। अब देखो यहां पे डाटा ऐसा है कि वो रूट में आएगा, आपको कैलकुलेट करना है। देखो सवाल कठिन कैसे, आप पहले प्रश्न पढ़ो फिर डिसाइड करो ना। हमें पता है टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, तो कहां जाएगा ये निकल के, आंसर तो देगा ना। तो निकालो फिर आंसर क्या आएगा। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई r का स्क्वायर, ये वैल्यू आपको दी गई है 152, यानी कि 152 के बराबर, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 4 पाई की वैल्यू 22/7 हो गया, और यहाँ पे आपका r का स्क्वायर बराबर 152। भाग भोग लगे लगा दो, तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 तियां 12 हो गया, और 4 अठे 32 हो गया, यानी कि 38 हो गया। अब तो ये 7 यहाँ पे जाएगा, गुणा होगा, ठीक है। कुछ और भाग लग रहा है, अच्छा 2 का भाग और लग रहा है, तो 2 से जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये आपका चला जाएगा यहाँ पे 11। एक सेकंड, सॉरी फॉर दैट, हमने ये गोला पढ़ लिया, इसको ये गोला मतलब पढ़ा तो मैंने गोलार्ध, बट मेरे दिमाग में गोला चल रहा है। ये गोलार्ध दिया गया है ना,
गोलार्ध का मतलब हेमी स्फेयर की बात करी गई है, तो 3 पाई आर का स्क्वायर होगा, तो 3 गुणे 22 और बटे में 7 और यहां पे होगा आर का स्क्वायर। ये आपका दिया गया है 152 के बराबर। किसके बराबर? 152 के बराबर दिया गया है। अब भाग लगाओ। अब देखो ये आपका कुछ डिवाइड वगैरह हो रहा है कि बहुत ज्यादा भाग वाग नहीं जा रहा है, सिर्फ 2 का भाग लगेगा, लगा दीजिए। तो 2 से गया ये 7 बार, ये 6 बार, ठीक है। तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 76 गुणे 7 कितना हो जाएगा? 532। ऑप्शन से मैंने देख लिया। और बटे में आ जाएगा 11 गुणे 3 यानी कि 33 आ जाएगा। तो जब त्रिज्या कैलकुलेट करी जाएगी तो इसी का रूट लग जाएगा। क्या होगा? इसी का रूट लग जाएगा, यानी कि यहां पे 532 बटे 33 का रूट। ठीक है। अब देखो अगर गोला मान के भी ऑप्शन मौजूद होता ना, तो क्या पता मैं पहली बार में गलत कर देता। अगर हम सवाल को गलत पढ़ेंगे और ऑप्शन वो मिल जाता, वो तो ऑप्शन दिखा नहीं, फिर मैंने प्रश्न फिर से देखा। तो पेपर में भी आपको इतना ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। इसका आंसर बताइए क्या होगा? कैलकुलेट करें और बताएं आपके सवाल का सही जवाब क्या होगा। फटाफट सॉल्व करके बताइए। 2 अंकों की संख्या और अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्याओं का जोड़ 99 है। यदि संख्या के अंकों में 5 का अंतर है तो 2 अंकों की संख्या कौन सी है? तो 2 अंकों की संख्या कौन सी है? कैलकुलेट करके बताइए। 2 पाई आर स्क्वायर क्यों नहीं लिया गया? देखो गोलार्ध का जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर। वहां पे टोटल सरफेस एरिया की बात करी गई थी, तो ये पाई आर स्क्वायर भी उसमें जुड़ गया, ठीक है। ये इसका मतलब आपने मेंसुरेशन 2D नहीं पढ़ रखा है, उसको पढ़िए, ठीक है। और तुम इतने दिन से पढ़ रही हो, अभी तक ये सब डाउट है। शिवांगी कश्यप बताओ। देखो मुझे पता है कौन, ठीक है, तो थोड़ा सा पढ़ाई पर ध्यान दो। डाउट पूछना अच्छी बात है, बट एकदम बेसिक सी चीजें आप पूछ रहे हैं, इसका मतलब आप इतने दिन से पढ़ भी रहे हो, फिर भी आप इन सब बेसिक सी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे। 2 अंकों की संख्या और अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या का जोड़ 99 है। अब देखते हैं भाई, संख्या को पलट दूंगा तो ये 72 हो जाएगा, बट इसका जोड़ 99 नहीं आएगा, इसका भी जोड़ 99 नहीं आएगा, इन दोनों का जोड़ 99 तो आ रहा है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 5 है, भाई अंकों का अंतर यहां पर 5 तो है नहीं, यहीं पर 5 है, तो ऑप्शन से ही यह सवाल आपका खत्म हो गया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। एक व्यक्ति का जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के महीनों का औसत मासिक वेतन 8,000 है, ठीक है। और फिर अब देखो ये सवाल पता लैंग्वेज की वजह से बड़ा बन गया, एबीसीडी में बात करी जाती तो छोटा बनता। आपको एग्जैक्ट यही क्वेश्चन नोट्स में मिल जाएगा, और वो मैंने एवरेज पेपर से पहले ही पढ़ाया था, ठीक है। तो फिर बोला गया फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई के महीने का जो एवरेज है वो 8500 है। यदि उसका मई महीने का वेतन 6500 है तो उसका जनवरी महीने का वेतन ज्ञात कीजिए। अब देखो यहां पे पहले मैं कुछ आपको समझा देता हूं, भाई छोटे डाटा में समझो। देखो कंसेप्ट समझना है, हमेशा छोटे डाटा से समझिए, फिर बड़े डाटा में यूज करो। एबीसीडी हमने 4 संख्याएं लिख दी, ठीक है। मैं पहले एक बार आपसे कहता हूं पहली 3, फिर आपसे कहता हूं आखिरी 3, सुनना ध्यान से। इसका मतलब इसके जोड़ में से अगर मैं इसके जोड़ को घटा दूं तो मेरे पास D-A बचेगा ना, यही कंसेप्ट मैं लगा रहा हूं वहां पर। तो मैं सीधा क्या लिख रहा हूं, मई माइनस का जनवरी, ये बराबर किसके हो जाएगा भाई? इसका जोड़ कितना होगा बताइए? इसका जोड़ हो जाएगा, औसत दिया गया 8500, तो इसमें होगा कितने का गुणा? लास्ट में आपको 4 महीने का डाटा दिया गया, इधर भी 4 महीने का डाटा दिया गया है, तो इधर भी 4 का गुणा होगा, इधर भी 4 का गुणा होगा, तो 4 हमने ले लिया कॉमन। अब इसमें से एक की वैल्यू बताई गई है,
भाई मई बताया गया है आपको 6500 है, तो ये 6500 माइनस का जनवरी, ठीक है, और ये बराबर आ जाएगा 500 गुणे 2, सॉरी 500 गुणे 4 यानी कि 2000। तो जनवरी जाएगा इधर, ये इधर आएगा घट जाएगा, यानी कि उसका जो जनवरी का वेतन है वो कितना है, 4500 रुपए है, ठीक है। कितना हो जाएगा, 4500 आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, 4500 क्या होगा, हमारे सवाल का सही जवाब हो जाएगा। आ जाओ आगे, इसका आंसर बताइए क्या होगा। सवाल देखना कैसे दिया गया है, ठीक है। एक व्यक्ति अपनी आय का यानी कि वो अपने इनकम का 1/3 भाग 7% साधारण ब्याज पर, 1/4 भाग 8% साधारण ब्याज पर और अपनी आय का शेष भाग यानी कि जो रिमेनिंग हिस्सा है उसको 10% साधारण ब्याज पर निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में प्राप्त कुल ब्याज 561 रुपए है तो उसकी मूल आय कितनी थी, ठीक है। यानी कि उसका ओरिजिनल जो इनकम था वो आपसे पूछा जा रहा है, बताइए, कैलकुलेट करके बताएं। फटाफट सॉल्व करें और बताएं आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। ये बताओ, मतलब देखो दिक्कत ये है ना, आप पता क्लास को एकदम हल्के में लेके चलते हो, मतलब ये तो क्लास चल रही, कोई मतलब है ही नहीं। आप पेपर में प्रश्न सवाल गलत पढ़ने के कारण गलत करके आओगे, फिर क्या एग्जामिनर को वहां पे बोर्ड में जाओगे एक्सक्यूज देने कि मैंने तो गलत पढ़ लिया था, मेरी तबीयत खराब थी, मैं पढ़ नहीं पाई थी, ये हो गया था, वो हो गया था। और मैंने बताया भैया आपको, अगर किसी ने कुछ गलती करी, ठीक है भाई, आपने गलती किया, हमने डांट दिया, बात वहीं खत्म, अब उसको सुधार लो। लेकिन फिर जब आप उस पर आर्गूमेंट करने लगते हो फिर बात बढ़ती है, ठीक है। देखो मुझे कल वाली क्लास में याद भी नहीं रहेगा मैंने किसको पिछली क्लास में डांटा था, भाई आपने कुछ गलती करी होगी तो डांट पड़ गई होगी, लेकिन फिर आप उसको जानबूझ के बढ़ाते हो, अरे सर मैंने ऐसा, अरे सर मैं ये मैं वो, तो ये सब मत किया करो, ठीक है। वरना आपको पता होगा जैसे, अब खैर छोड़ो, आइए इस सवाल को समझते हैं। इन्होंने क्या बोला है, 1/3 भाग 1/4 भाग, फिर यहां पर बोला है शेष हिस्सा। तो शेष हिस्सा कितना हो जाएगा, कंप्लीट में से पूरे में से 1/3 और 1/4 हिस्सा जब आप घटाओगे तो ये 7/12 भाग, यानी कि जो रिमेनिंग हिस्सा बचेगा वो 5/12 भाग बचेगा। अब देखो मैं डायरेक्ट यहां पे देख रहा हूं उसको कितने परसेंट का ब्याज मिल रहा है, इस पे 7% का, ठीक है, और 1/4 भाग पे बोला गया 8% का, और जो रिमेनिंग हिस्सा है यानी कि 5/12 भाग पर बोला गया है 10% साधारण ब्याज। तो हम लोग साधारण ब्याज टोटल कैलकुलेट कर रहे हैं यहां पर। ये आपका आ जाएगा 7/3 और ये आपका आ जाएगा 2। यहां पे आप भाग लगा लोगे, थोड़ा सा 2 का भाग लग जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 2 का नहीं, हाँ 2 का ही लगेगा, 25/6 आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल इतने परसेंट का ब्याज मिलेगा। अब इसको ऐड करा लेते हैं, हमारा यहाँ पे 6 आ गया, ठीक है। तो 7 गुणे 2 यानी कि आपका ये 14 हो जाएगा, प्लस 6 गुणे 2 12 हो गया, प्लस का 25 हो गया, ठीक है। तो 25 और 26 यानी कि 51 बात को समझना, 51/6% का भाई साहब को ब्याज मिल रहा है, जो कि बताया गया 561 रुपए, 561। हम 1% की वैल्यू पता कर रहे हैं, इससे भाग लगाओगे 11 बार, 11 गुणे 6 हो गया 66, तो 100% कितना हो जाएगा, 6600, ठीक है। अब थोड़ा ये कैलकुलेटिव दिया गया तो भैया कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा। अरमान अंसारी भाई कॉपी पेस्ट मत करो, लास्ट वार्निंग है आपको, वरना फिर थोड़ा सा आपको रेस्ट देना पड़ेगा। देखो मुझे आप लोगों का ख्याल रखना पड़ता है ना, मुझे पता है जब कॉपी पेस्ट करते हो तो बहुत थकान हो जाती है, ठीक है। वो तो आप पास में नहीं बैठे, वरना कॉपी पेस्ट करने वालों को पहले मैं जूस पिलाऊं उसके बाद ब्लॉक कर दूं,
क्योंकि बहुत थक जाते हो ना भाई, इतना मेहनत का काम किया है तो थोड़ा आराम तो देना पड़ेगा ना। सवाल समझ में आया कि नहीं भाई? इन्होंने बोला था 1/3 मतलब 1/3 लगाया 7% पे, 1/4 8% पे, शेष हिस्सा हो गया 5/12 भाग उसको 10% पे, टोटल इतने परसेंट का ब्याज मिल रहा है। अब वैल्यू फ्रैक्शन में आ ही रही है, ठीक है, तो डाटा ही ऐसा दिया गया था तो कैलकुलेशन से भागोगे थोड़े ना। इसका आंसर बताइए क्या होगा? चतुर्भुज पी क्यू आर एस में यदि कोण क्यू और एस का जोड़ 150 अंश है, जबकि कोण पी और आर का अनुपात 4:3 है, तो आर का माप क्या होगा? सॉल्व करके बताइए। आपसे पूछा जा रहा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, ठीक है, आर का मान क्या होगा, इसका आंसर बताएं। संडे हो या मंडे, भाई कुछ लोगों का स्कूल में यही काम रहता था, संडे हो या मंडे रोज खाओ डंडे। तो इसका आंसर बता दीजिए क्या होगा, कैलकुलेट करके बताएं। अब कंसेप्ट क्या कहता है? चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश के बराबर होता है। तो यहां पे P और R का जो जोड़ होगा भैया वो किसके बराबर हो जाएगा? दो कोणों का जोड़ हमें बताया गया है, तो 360 में से 150 घटाओगे यानी कि इनका जोड़ आ गया 210, ठीक है। अब देखो P और R आपको बताया गया 4:3 है, ठीक है, तो 7 यूनिट की वैल्यू हो गई 210, यानी कि डाटा हमारा 30 गुना दिया गया है। आपसे पूछा जा रहा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, तो आर क्या होगा? ये भी 30 गुना हो जाएगा यानी कि 90 हो जाएगा। कल को आपसे पी पूछ लिया जाता तो पी क्या होता? 4 × 30 यानी कि 120। बात समझ में आई? ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? 90 आपके सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, इसका आंसर बताइए क्या होगा, कैलकुलेट करके बताएं। अब देखो 2-3 दिन से आपको ये क्वेश्चन तो मैं मतलब करा ही रहा था जहां पे संख्या बीच में कॉमन होती थी। मैंने सोचा एक डाटा आपको ऐसा भी करा ही देते हैं भाई कंसेप्ट, ताकि आपका रिवाइज हो जाए जहां पे संख्या बीच में छूट जाती है। बोले सर आपको कैसे पता छूट जाती है? देखो आपको भी पता चलेगा कैसे। टोटल संख्या आपको कितनी दी गई है? 16, लेकिन जिक्र कितने का हो रहा है? 7 और 8 15, मतलब बीच वाली संख्या छूट रही है, और जो बीच वाली संख्या छूट रही है वही आपसे पूछा जाएगा। तो ऐसे केस में डायरेक्ट हम लोग कैसे बनाते हैं वो अभी समझेंगे, ठीक है। तो आप ट्राई करो और बताओ आपका आंसर क्या होगा। देखो ऐसे सवालों में चाहे बीच में छूटे या ना छूटे, ठीक है, बट अगर इकाई अंक अलग अलग है ना तो मैं कहूंगा इकाई अंक का यूज करो। फिर हम लोग यूनिट मेथड लगा देंगे, मतलब यूनिट डिजिट की हेल्प से बताएंगे। बट मेरा काम अभी तरीका मेथड रिवाइज कराना है आपको, जो मैंने टॉपिक में पढ़ा रखा है। तब देखो आप लोग क्या करते हो, अगर संख्या बीच में छूट रही है ना, औसत 23 औसत 21 लिखोगे सेम उसी तरह से, ये प्लस का 1 ये माइनस का 2। बट अब संख्या को बताने मतलब बताते समय आप चिन्ह बदलोगे, ठीक है। तो एवरेज 23 था, जो ये माइनस का 2 है, प्लस का 2 कितनी संख्याओं का? पहली 7 संख्याओं का। प्लस का 1 है, माइनस का 1 कितने संख्याओं का? अंतिम 8 का। सवाल खत्म। तो ये आपका 23 हो जाएगा, 14 में से 8 घटाओगे 6 आ जाएगा, यानी कि आपका आंसर जो है 29 आ जाएगा। डाटा छोटा है, यहीं पे डाटा थोड़ा सा बड़ा दिया जाएगा तो ये कैलकुलेटिव हो जाएगा, ठीक है। बट करना आपको ऐसे ही है, ये भी समझा देता हूं। अगर ऐसे सवालों में इकाई अंक हमें अलग अलग दिखे तो इकाई अंक वाला तरीका कैसे लगाएंगे ये भी समझो। भाई 16 संख्याएं हैं, इसमें से हम 15 संख्या का जोड़ घटा रहे हैं। 6 × 3 18, इकाई का अंक आ गया 8, माइनस का 7 × 1 इकाई का अंक आ गया 7, माइनस का 8 चौके 32 इकाई का अंक आ गया 2, तो -1, तो प्लस में क्या होगा? 9। सवाल खत्म, ठीक है।
बट ये देखो आप तभी लगा पाओगे ना जब ऑप्शन में सभी इकाई अंक अलग अलग हो, तभी लगेगा। बट ये हमेशा लगेगा डाटा कैसा भी दिया हो, ऑप्शन कैसा भी दिया हो। भैया हमने किसी को कमेंट करने से नहीं रोका भाई, आप सवाल बनाइए, आपका जो आंसर आता है बताइए, ठीक है। बट आप होता क्या ना, देखो धीरे धीरे आप भावनाओं में बहते बहते बह के बहुत दूर निकल जाते हो। तो फिर मेरा काम क्या है, आपको वापस जगह पर लेकर आना, ठीक है। अब वही करने पर फिर कई लोगों का मुंह बन जाता है। इसका आंसर बताइए क्या होगा, कैलकुलेट करें। उन्हें लगता है कि मेरी उनकी क्या कहते हैं, उनसे कोई पर्सनली दुश्मनी है। भाई पर्सनल तौर पे आप में से पता नहीं शायद कोई ही नहीं मिला होगा मुझसे, तो कौन सी दुश्मनी होगी मेरी किसी के साथ, ठीक है। आंसर बताइए। क्या दिया गया है, नीचे दिए गए व्यंजक को पूर्ण वर्ग के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। पूर्ण वर्ग के रूप में व्यक्त करें, बताएं, सॉल्व करिए और बताइए आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। अब देखो यहां पे ये डाटा दिया गया, ऑप्शन की हेल्प आपको लेनी है, ऑप्शन से बनाओ। अब ये बेसिक क्या है आपका, जो अलजेब्रा के फॉर्मूले जो आपको याद होने चाहिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब। इतना तो सबको याद होना चाहिए, भले ही आपके टॉपिक में अलजेब्रा ना हो, क्योंकि वो सिंप्लीफिकेशन में यूज हो जाता है। देखो भैया तीनों का स्क्वायर प्लस में तो नेगेटिव से कोई मतलब है ही नहीं, वो तो प्लस आएगा, ये बता रहा है। ये क्या कह रहा है भैया, ए और बी में से एक माइनस है और यहां पे भी माइनस आ रहा है। तो देखो ए बी माइनस कहां पे गुणा होके ए बी माइनस देगा, यहां भी दे रहा है, यहां भी दे रहा है, यहां पे गुरुजी नहीं दे रहा है, यहां भी दे रहा है। बीसी प्लस कहां पर देगा, यहां पर दे रहा है, यहां पर बीसी माइनस दे रहा, गलत हो गया। बीसी प्लस दे रहा, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। अब फिर आपने देखा कि यहां पर बाकी भी काम सेम है, बट सी का स्क्वायर है, यहां पे देखो 2c है ना, इसका वर्ग कराओगे तो 4c स्क्वायर आ जाएगा। इस तरह से करना है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। जल्दबाजी में कुछ आप गलत बता सकते हो, बट ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अब देखो कुछ लोगों ने इसमें बी और डी बताया, काफी हैरानी की बात है भैया। बी वालों देखो, इतने आराम से बता रहा हूं, बी वालों आप सुनिए, जब इनका गुणा होगा बीसी निगेटिव में आएगा ना, गलत हो गया। डी वालों इसका वर्ग कराओगे तो 4c स्क्वायर आएगा। देखो समस्या कब आई, जब ये दोनों ऑप्शन सही बच रहे हैं, तो फिर हमने ये देखा ना, फिर डाटा देखना पड़ेगा, बात समझ रहे हो। ये वैसे कल आपको मैंने होमवर्क दिया था, आज इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। कितने लोगों ने ट्राई किया था, आंसर बताइए इसका क्या होगा। कैलकुलेट करिए और बताइए आपके सवाल का सही जवाब क्या होगा। एक तैराक बिंदु P से धारा के विपरीत 6 मिनट तक तैरता है और फिर अगले 6 मिनट तक धारा के साथ तैरता है और बिंदु Q पर पहुंचता है। यदि P और Q के बीच की दूरी 120 मीटर है तो धारा की गति क्या है। तो धारा की गति क्या होगी, यह आपसे पूछा जा रहा है, कैलकुलेट करके बता दो, बताइए। ये कल होमवर्क भी दिया था। अब देखो यहां पे पता क्या है, आप इस बात को समझिए, मैंने आपको कल थोड़ा सा हिंट भी दिया था। देखो होगा क्या, जैसे मान लो व्यक्ति यहां पर है, ठीक है। अब धारा किसी एक साइड फ्लो कर रही हुई, हमने मान लिया धारा इधर बह रही है, ठीक है। तो इन्होंने बोला पहले वो क्या करता है, धारा के विपरीत चलेगा। सुनना, धारा के विपरीत गया, अब उसके बाद धारा के साथ जब चलेगा तो सेम समय में वो ज्यादा दूरी तय कर लेगा। तो आपको धारा के साथ और धारा के विपरीत तय की गई दूरी का अंतर दिया गया है 120, यही आपको समझना था। एक बार फिर से बता रहा हूं, देखो किसी भी साइड आप धारा का फ्लो कर सकते हो, ऐसा तो है नहीं जब वो इधर चलेगा धारा उधर बहने लग जाएगी।
हमने मान लिया धारा इधर बह रही है, ठीक है, ये धारा हो गई, ये जो है स्ट्रीम हो गई, ठीक। तो पहले आदमी क्या करता है, धारा के विपरीत चला 6 मिनट, जाहिर सी बात है फिर जब धारा के साथ चलेगा तो वो ज्यादा दूर जाएगा, तो इससे आगे निकल गया। अब P और Q ये है, यानी कि धारा के साथ और धारा की विपरीत दिशा में चली गई दूरी का अंतर है। तो दूरी क्या होती है बताइए, दूरी क्या होती है, चाल गुणे समय। तो चाल हमारा हमने मान लिया भैया x प्लस का y है, ठीक है, ये किलोमीटर प्रति घंटे में लेके चल रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये 6 मिनट दिया गया है, ठीक है। तो 6 मिनट को हम लोग सेकंड में लिख रहे हैं, मैं 6 मिनट को सेकंड में लिख रहा हूं ताकि हमारा जो स्पीड है मीटर पर सेकंड में आए, फिर बाद में किलोमीटर प्रति घंटे में बदल लेंगे। और माइनस का x माइनस वाई इंटू 360, ये बराबर दिया गया है 120 के। देखो 360 कॉमन लेके इधर भाग लगाएंगे, 1/3 आएगा, x से x कट जाएगा, तो 2y बराबर आपका कितना आ गया, इधर 1/3 आ गया, यानी कि y हमारा आ गया 1/6, बट ये आया है मीटर पर सेकंड में। तो किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए आप क्या करोगे, 18/5 का कराओगे गुणा, ठीक है। तो 6 से डिवाइड करोगे 3/5, और 3/5 क्या होता है, 0.6। किसी के मन में ये सवाल आ रहा हो, सर आपको ये 360 कहां से मिल गया, देखो आपको भी मिलेगा, हमने 6 मिनट को सेकंड में बदला है। 6 मिनट को जब आप सेकंड में बदलोगे तो क्या होगा, 360 सेकंड। जब आप 6 मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो क्या होगा, 360 सेकंड, ठीक है। अभी भी कुछ लोग 2 बता रहे हैं, 2 आपका गलत जवाब है। पहले भी मैंने बताया था 2 गलत है, अभी भी आपसे कह रहा हूं 2 गलत है। अभी समझ में आ गया, बताइए क्लियर हुआ। एक बार मैं फिर से समझा रहा हूं, यहां पे ये कैलकुलेशन देखो, हमने ना इसको मान लिया ये क्या है, मीटर पर सेकंड में है, ठीक है। तब क्योंकि ये मीटर में दिया गया, इसको हमने सेकंड में बदल लिया, तो चाल जो आई वो आई मीटर पर सेकंड में। किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए 18/5 का गुणा कराया। अब देखो जो लोग कॉपी पेन लेकर नहीं बैठे होंगे उनको इस स्टेप के बाद इसमें डाउट आ सकता है। मैंने क्या बोला सुनना, मैंने बोला 360 कॉमन लेके इधर चला जाएगा, 1/3 हो गया, यहां पे क्या होगा, x से x कट जाएगा और बचेगा 2y, ठीक है, और बचेगा क्या, 2y। तो कॉपी पेन लेकर बैठो भैया, मतलब छोटी मोटी कैलकुलेशन करो, वरना काम नहीं चलेगा। आंसर बताइए, साइन ए प्लस का कॉस ए डिवाइडेड बाई tan 90 माइनस ए का मान ज्ञात कीजिए। देखो जब मुझे लगेगा पता, अभी क्या है ना, बस आप लोग क्लास में आ जाते हो 1%, मतलब कुछ लोग ऐसा हैं, मतलब हैं, ऐसा नहीं कहूंगा हर कोई है, जो मतलब कमेंट लाइक शेयर वगैरह करते हैं, थोड़ा सा सपोर्ट करते हैं, बाकी लोगों से कुछ मतलब है ही नहीं। तो जब मुझे लगेगा कि आप, ऐसा नहीं बहुत ज्यादा भी नहीं, बट हाँ ठीक ठाक, मतलब चीजों को मतलब अपने साइड से भी आप शेयर वगैरह कर रहे हो, ठीक है, तो मैं अपने आप टॉपिक पढ़ा दूंगा, प्रोबेबिलिटी भी, और भी 2-4 टॉपिक, मेंसुरेशन 2D 3D, बट जब तक मुझे नहीं लगेगा तब तक ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। कई लोग तो मतलब मैं क्या ही बताऊं उनसे, ठीक है, अब मैं बता नहीं सकता किस किस टाइप के स्टूडेंट भी मिल जाते हैं आजकल, ठीक है। अब यहां पर क्या दिया गया भैया, देखो मैंने क्या बोला था आपसे कि मैं बीच बीच में एक आधा त्रिकोणमिति का सवाल ऐसे कराता रहूंगा, ताकि अगर पेपर में छोटा मोटा प्रश्न आ गया, ठीक है, तो आप बना लो, ठीक है, बाय डिफॉल्ट पूछा जा सकता है। तो tan 90 माइनस का थीटा आपका क्या होता है, कॉट थीटा होता है, यानी कि कॉट ए होता है, और कॉट ए आपका क्या होता है, कॉस ए बटे में आपका आ जाता है साइन ए, ठीक है, कॉस ए बटे में आपका आ जाता है साइन ए। तो यहां पे हो जाएगा साइन ए प्लस का कॉस ए और डिवाइडेड बाई कॉस ए बटे में साइन ए। तो भैया कॉस ए से कॉस ए आपका डिवाइड हो गया, साइन ए चला जाएगा ऊपर,
तो 2 sin a क्या होगा, हमारे सवाल का सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा, 2 sin a हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए इसका आंसर बताइए। अब बोले ये क्या है, एक बार अगर थोड़ी देर के मतलब 5 सेकंड के लिए रहने देता, अगर किसी को इंग्लिश में पढ़ना है तो क्वेश्चन आप पढ़ लो, ठीक है, वरना यही सवाल अभी आपको अब हिंदी में दिखा रहा हूं, क्योंकि मुझे पता मैक्सिमम लोग यहाँ पे हिंदी, मतलब सभी लोग लगभग हिंदी से ही आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखो, पता आप साधारण ब्याज को मानते हो कि बहुत ही सिंपल होता है, ये प्रश्न साधारण ब्याज का ही है, ठीक है। मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूं कि कैसे क्वेश्चन को कैलकुलेटिव बना दिया जाता है तो आपको कठिन लगेगा। और ये अभी आपका जो है 2024 में पूछा गया है, ठीक है। मैं ये बता देता हूं कहां पर पूछा गया भाई, इतने तो आप रेलवे के क्वेश्चन कर रहे हो, ये एक मैं आपको बस दिखाना चाह रहा था कि कैसे डाटा की वजह से आसान कंसेप्ट वाले सवाल भी कठिन हो जाते हैं। ये आपका एसएससी सीजीएल प्री में पूछा गया है 2024 में, ठीक है। इसीलिए मैंने देखो आपको पहले ही बोला कि इससे बेटर प्रैक्टिस सेट मॉडल पेपर आपको नहीं मिलेगा। आप 2-4 पेपर कहीं और करके देख लो, जाकर देख लेना, पूरा आप देखना, 2 पेपर 3 पेपर कंपेयर करना, ठीक है। तो जितना बेटर हो सकता उतना बेटर आपको ट्रेंड किया जा रहा है, ठीक है। बशर्ते यह है कि आप भी अपने साइड से मेहनत करो, मतलब क्लास में कॉपी पेन लेकर बैठे, घर पे जाके उसका रिवीजन करो, ठीक है। देखिए अंजू सैनी को आज पता चल रहा है, आज 5वीं क्लास है, कह रही क्लास का समय चेंज हो गया है क्या। क्लास का समय जो है वो 9 बजे से है, थंबनेल पर भी लिखा गया होगा। तो लोग 5-5 6-6 दिन मतलब दिन गायब रहते हैं, फिर बताइए कैसे काम चलेगा है। तो कभी दिन में मतलब यूट्यूब तो खोलते होगे, लेकिन पता नहीं डांस देखे जा रहे कुछ और देख रहे हो, तो देख लिया करो कम से कम कि क्या चल रहा है। आपके पास समय नहीं है पढ़ने का, तो जो 2-4 मिनट आते हो देख लिया करो कि हाँ क्लास वगैरह चल रही कि नहीं, सब कुछ सही है। जितेंद्र पटेल तुक्का क्यों लगा रहे हो भाई, है सवाल तो तुमने बनाया नहीं है, तुक्का लगा दिया तुमने। देखो पता, अगर इसी सवाल में मैं पता आसान एकदम कर दूं, अगर इसको 10,000 कर दूं, इसको 2,000 कर दूं, ठीक है। देखो अभी एक बार ना आप क्या करोगे, इसको घर से ट्राई करना, अभी इसको मैं बता ही नहीं रहा हूं, कल मैं आपको पहले एक आसान सवाल, क्योंकि अभी वहां पे आपको लगेगा अरे सर मैं समझाऊंगा ना, आप फिर भी यही कमेंट करोगे नहीं आया, जबकि आएगा आपको, लेकिन आपको डाटा कैलकुलेशन की वजह से नहीं लगेगा। तो कल मैं क्या करूंगा, इसका एक आसान वर्जन बनाऊंगा, मतलब एक इसी का सवाल लूंगा जो आसान होगा, वहां पे कंसेप्ट समझाऊंगा, बट उसको एक बार आप घर पे ट्राई करना। बहुत ही आसान प्रश्न है बट कैलकुलेटिव है, कंसेप्ट आसान है, सवाल कैलकुलेटिव है। इसका आंसर बताओ। और देखो अच्छे सवाल ही आपको एज अ होमवर्क देता हूं जिसपे आपको कुछ काम करना पड़े। इसका आंसर बताइए। ग्रुप डी की क्लास का भी देखते हैं 1-2 दिन में, ठीक है। देखो फिर मतलब मैंने वही बार बार आप मेरे से क्यों बुलवाते हो, मेरा मतलब मैं कहता हूं फिर आप जब लाइव ना तो आओगे ना तो कुछ करोगे, फिर मैं क्लास किसके लिए चलाऊंगा भाई, आपको पढ़ना है और कहीं भी मिल जाएगा, पढ़ लीजिए, मैं क्या ही कर सकता हूं, ठीक है। 11, 16, 33, 15, 51, 19, 71, 75, 21 और 17 का माध्यिका ज्ञात कीजिए। क्या करना है आपको, मीडियन यानी कि माध्यिका बताना है, ठीक है।
तो देखो माध्यिका कैसे कैलकुलेट करी जाती है, आप पहले देखो नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। पदों की संख्या 10 है, यानी कि पदों की संख्या सम है, तो बीच में दो संख्याएं होंगी, उन्हीं का हमें क्या करना है, एवरेज कैलकुलेट करना है। सबसे छोटा डाटा क्या है भाई, लिखना शुरू करिए इसको। 11 हो जाएगा, और इसके बाद आपका यहाँ पे 15 है, 15 के बाद 17 है, 17 के बाद 19 है, और 19 के बाद जो है यहाँ पे 21 है। अच्छा, अब ये देखो यही दोनों डाटा बीच में होंगे, क्योंकि 4 डाटा पहले आ चुका है। एक सेकंड, 4 कहां आया है, टोटल कितना था, 4 4 8 2 10 था, और हमने लिखा कितना यहाँ पे, 2 2 4 1 5 लिखा हुआ, ठीक है, कोई छूटा तो नहीं है। 11 15 16 11 15 16 यहाँ पे छूटा हुआ है, फिर यहाँ पे 17 हो जाएगा, यहाँ पे 19 हो जाएगा, यहाँ पे 21। मैं क्या कह रहा हूं, अगर आप सही से लिख रहे हो, 4 इधर होगा बीच में, तो 4 ही बाद में आएंगे, तो इन्हीं का एवरेज क्या होगा, यानी कि 19 + 21 डिवाइडेड बाई 2, तो माध्यिका यहाँ पे 20 आ जाएगी। बाकी अगर डाटा लिखना ही है तो लिख लीजिए। 21 के बाद यहाँ पे आपको क्या दिया गया है जो इससे बड़ा हो, 33 है, फिर 51 है, फिर 71 है, फिर 75 है, ठीक है। ये क्या होगा, आपके सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। और अगर विषम होता, मान लीजिए पदों की संख्या विषम होती, तब क्या होता, तो भाई जो बीच में संख्या होती वही आपकी क्या हो जाती, माध्यिका हो जाती। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा, कैलकुलेट करके बताएं, सॉल्व करिए और बताइए आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, फटाफट कैलकुलेट करके बताइए। अब यहां पे देखो बस कैलकुलेटिव बनाया गया, कंसेप्ट वही लगेगा जो मैंने आपको पढ़ा रखा, समझा रखा। इन्होंने बोला 1 किलो की जगह 870 ग्राम नकली वजन का प्रयोग करता है, तो सीपी और एसपी की बात करी जाए क्या हो जाएगा भाई, वो आपसे लेता है 1000 ग्राम के पैसे, बट आपको वो दे रहा है 870 ग्राम, ठीक है। तो बताइए वो कितना बेईमानी कर रहा है, बताओ कितना लाभ कमा रहा है, 130 ग्राम का। तो 13 यूनिट का प्रॉफिट किस पे, 87 पे, 0 0 हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया, गुणे 100 हो जाएगा। अब भाग लगाकर देखो ये कितनी बार जाएगा, तो 87 से ये जाएगा 1 टाइम। ऑप्शन भी देखिए, बस हमें ये देखना है उसके बाद ये कितनी बार जाएगा। तो 130 में से 87 घटाओगे, 13 और 10 हो गया 43, मतलब 430 में कितनी बार जाएगा। क्या ये 5 बार जा पाएगा, बताओ। 5 सते 35, 5 अठे 40, 435 होता है, मतलब 15% से थोड़ा सा कम होगा, समझ गए। ये क्या होगा, 15% से थोड़ा सा कम होगा, वो कैलकुलेशन करने पे पता चला। तो क्या होगा, 14.94 हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। इसका आंसर बताइए क्या होगा, कैलकुलेट करके बताएं। सह अभाज्य संख्याओं के समुच्चय का महत्तम समापवर्त किसके बराबर होता है। ए हो गया आपका 2, बी हो गया 1, और सी है उनमें से निम्नतम, और डी दिया गया उनमें से उच्चतम। ये पेपर में यही मैं आपसे कह रहा था कि कई बार कंसेप्ट पे
लैंग्वेज के रूप में जो है सीधा सीधा सवाल बना दिया जाता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। और सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें भाई, ठीक है, वो बहुत जरूरी है वो। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्लास का समय जो है वो है रात के 9 बजे, तो कृपया करके 9 बजे लाइव आया करो। ये नहीं कि सर मैं देख, बहुत जरूरी है तब भले मत देखो, बट आप कोशिश किया करो लाइव ही क्लास अटेंड करने की, ठीक है। तो यहां पर क्या दिया गया है, सह अभाज्य संख्याओं के समुच्चय का HCF किसके बराबर होता है। सीधा सीधा बताया जाता है कि अगर संख्याएं सह अभाज्य हैं तो HCF क्या होता है, एक। और कल को LCM पूछा जाए तो वो क्या होता है, उनका गुणा। जैसे देखो सह अभाज्य संख्या हमने लिख ली 2 और 9, तो HCF क्या होगा, एक होगा, और LCM क्या होगा, इनका गुणा। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, पूछा जा सकता है। कोई भी अगर ऐसा डाटा दिया गया अगर वो सह अभाज्य है तो HCF 1 होगा और LCM उनका गुणा होगा। आंसर बताइए, कैलकुलेट करके बताएं। यदि x माइनस 2y बराबर 3 और 2xy बराबर 5 है तो x प्लस 2y का होल स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो x प्लस 2y होल स्क्वायर का मान ज्ञात करें। बताइए आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, फटाफट सॉल्व करके बताइए। अब देखो यहां पे पता आपको क्या करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, इससे आधारित फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, किसी को ना पता हो मैं आपके हिंट के लिए, बट देखो ये पता होना चाहिए। तो ये सवाल ये सिंप्लीफिकेशन का ही माना जाएगा जो आपके सामने अभी दिखाई पड़ रहा है। ये वैल्यू किसके बराबर हो जाती है, यहाँ पे प्लस का नहीं माइनस, क्योंकि हमें ये भी देखना ना कि एक्स वाई वाला टर्म दिया गया तो जिसमें से जब घटाते हो आप तो ये आपका आता है 4ab। इसके आधार पे इसका आंसर आएगा तुरंत। बताइए क्या होगा। और देखो अगर पता आप ना मेरे कहने पे हफ्ते 10 दिन कॉपी पेन लेकर मैथ की क्लास में बैठना शुरू कर दो, आप देखोगे आपको ज्यादा समझ में आ रहा है। ठीक है, जी मतलब अगर आप ये समझिए ना, आपको मैथ नहीं आती, कॉपी पेन लेकर नहीं बैठते हो, वो कभी सही होगा ही नहीं भाई। ठीक है, आपको लगेगा भी आ रहा है बट वो फिर पेपर में सवाल बनेगा नहीं। यही तो मैं आपको बताता हूं बार बार। तो आइए देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा। देखो हमसे x प्लस 2y का होल स्क्वायर का मान पूछा जा रहा है। चलो एक बार डाटा में लिख देता हूं पहले पूरा का पूरा। यहाँ पे भी हमने लिख दिया x माइनस 2y का होल स्क्वायर। अब कई लोग गड़बड़ी क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देंगे 4xy, यहीं पे उनका गलत। आप ये देखो भैया 4 के साथ ab, तो ab का गुणा क्या होगा, 2xy होगा ना। ये समझ में आया। तो इसकी वैल्यू बतानी है, इसका मान दिया गया 3, तो 3 का स्क्वायर हो गया बराबर 2xy हमारा 5 है, तो 4 पंचे 20 हो जाएगा, तो 20 9 29 हो जाएगा। सिंपल है। अब मेरे भाई पेपर में ना तो आप ये लिखोगे, ठीक है, जरूरत पड़ेगी तो आप अगर प्रैक्टिस आपकी अच्छी, ये भी नहीं लिखना है, बस इतना आपको देखना था। मान लो ये लाइन आप लिख भी दोगे दूसरी वाली, बट ये तो नहीं ही लिखोगे। ठीक है, तो बाबू भैया इसका आंसर क्या होगा, 29 यानी कि 29 होगा। उधर 20, इधर से 9 गया, जुड़ गया। इसका आंसर बताइए क्या होगा। कैलकुलेट करें और बताएं आपके सवाल का सही जवाब क्या होगा। फटाफट सॉल्व करके बताइए।
कैलकुलेट करके बताएं। तो यहां पर क्या बोला गया है, 3 साल पहले 6 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 19 वर्ष थी। उसके बाद एक लड़के का जन्म हुआ और परिवार की औसत आयु आज भी उतनी ही है जितनी 3 वर्ष पूर्व थी। लड़के की उम्र कितनी है, बताइए। लड़के की उम्र कितनी है, कैलकुलेट करके बताएं। अब देखो यहां पे समझना, ये कह रहे हैं 3 साल बाद 6 लोग थे तो उनका औसत कितना था, 19 था। अब देखो नियम से क्या होना चाहिए था भैया, अगर आप वर्तमान में आओ, ठीक है, तो इन 3 लोगों का तो उम्र बढ़ जाना चाहिए था ना भाई। सबकी उम्र 3 3 से बढ़ती तो इनका एवरेज भी बढ़ जाता, यानी कि 3 साल बाद इन सबका एवरेज हो जाएगा 22। कितने लोगों का, 6 लोगों का। एक लड़का हुआ है, ठीक है, उनके बाद एक लड़के का जन्म हुआ, ठीक है, उसके बाद एक लड़के का जन्म हुआ और परिवार की, एक सेकंड, 3 साल पहले इतना था, ठीक है। तो यहां पे हमने लड़का यानी कि ये बॉय हो गया। अब भी बताया जा रहा है कि 19 ही है, यानी कि 7 लोगों का जो एवरेज है वो 19 ही, बहुत छोटी सी कैलकुलेशन है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 133। ये गुणा कराओगे 132। आपका आंसर कितना आ गया, 1। कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, बताइए समझ में आया। एक बार फिर से समझाता हूं क्या बताया गया। देखो ये 3 साल पहले का एवरेज था, ये पता। अब यहां पे लोगों को दिक्कत आने लगती है, और यहां पे जब मैंने आपको एक सवाल दिखाया था, पेपर में आया था, यही कंसेप्ट लग रहा है, तो आपको ये हलवा लगता है। फिर कहां गया ये, यहीं पे कंसेप्ट बताया था ना कि अगर सभी संख्याओं में कुछ जोड़ा जाए औसत उतने से बढ़ जाता है, कुछ घटाया जा रहा तो औसत उतने से घट जाता है। तो यहां पे क्या हुआ है भाई, इस प्रश्न में क्या हुआ है, यहां पे सबकी उम्र 3 3 से बढ़ेगी तो एवरेज 3 से बढ़ जाएगा। 6 लोगों का, ये लड़का हो गया, 7 लोगों का एवरेज बोला गया, अभी भी वही है, यानी कि 19 ही है। तो लड़के का उम्र कितना हो जाएगा, 133 माइनस का 132, यानी कि 1 साल। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। कोई दुकानदार 420 किलोग्राम चावल खरीदता है, इसका कुछ हिस्सा 25% लाभ पर और शेष 10% हानि पर बेचता है, और उसे पूरे सौदे में 15% का लाभ होता है। 10% की हानि पर बेची गई चावल की मात्रा ज्ञात करें। 10% के लॉस पर बेची गई चावल की मात्रा ज्ञात करें, बताइए। और भाई कल से मैं ऐसा कर दूंगा कि जो लोग, मतलब देखो जैसे अभी एक है, इसको मैंने टाइम आउट किया, फिर भी आके वही हरकत कर रहा है, तो इससे पता चलता वो तो मतलब जो पढ़ने वाले जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा वही कमेंट कर पाएंगे। ठीक है, मतलब कोई बाहरी वो ऐसे अगर आप पढ़ने लिखने नहीं आए हो तो फिर कमेंट नहीं कर पाओगे। ठीक है, कल से ऐसा सिस्टम कर दूंगा। ठीक है, वो होता है ऐसा कि चैट वही कर पाएगा जिसने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। ठीक है, तो जो पढ़ने वाला नहीं, वो नहीं कर रखा होगा, जाहिर सी बात है वो टाइम पास करने आया है। तो इससे क्या होगा, कुछ जो कूड़ा है वो थोड़ा सा साइड हो जाएंगे। आइए, कोई दुकानदार 420 किलोग्राम चावल खरीदता है, इसका कुछ हिस्सा 25% लाभ पर और शेष 10% हानि पर बेचता है, और उसे पूरे सौदे में 15% का लाभ होता है। 10% की हानि पर बेची गई चावल की मात्रा, एलिगेशन लगेगा। इन्होंने बोला कुछ को वो 25% लाभ पर और कुछ को 10% हानि पर। गलती यही हो जाएगी अगर सिर्फ 10 लिखोगे। भैया ये लाभ है, ये हानि है, कैसे पता चलेगा, मैथ में जब माइनस लगाओगे तब। ठीक है, ओवरऑल क्या हुआ है, पूरे सौदे में 15% का लाभ हुआ। एलिगेशन लगाओ, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू, ये 10 आ जाएगा। 15 में से माइनस का 10 घटाओगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो ये आपका 5 से
ये आपका 5 से, यानी कि 5:2 हो गया। तो टोटल हो गया 7। भाई 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 420, यानी कि ये आपका 60 गुना हो जाएगा। फिर हमसे यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? वो वाला हिस्सा बता दो जो 10% हानि पर, यानी कि इसका पूछा जा रहा मान। तो 2 यूनिट क्या होगा आपका? 60 गुना हो जाएगा। तो 2 गुणे 60 यानी कि 120 किलोग्राम क्या होगा आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 120 किलोग्राम आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आइए इसका आंसर बताइए क्या होगा। कैलकुलेट करें और बताएं आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। 24 गुणे 9 गुणे 720 भागे 2304 बराबर y प्लस का 925 है। तो y का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो y का मान ज्ञात करिए। तो यहां पर क्या हो जाएगा भाई? डिवाइड, भाग का चिन्ह लगा, ये किसका स्क्वायर है बताइए? 48 का वर्ग है। ठीक है, तो इसका जब रूट लोगे 48 हो जाएगा, यानी कि 24 इंटू 9 इंटू 720 और डिवाइडेड बाई 48 हो गया। तो 48 से एक बार और ये आपका चला जाएगा 5 बार। ठीक है, बराबर किसके दिया गया है? y प्लस का 925 के, 925 के गुणा भाग करा लो। तो गुणा कराते हैं, ये आपका कितना आ जाएगा? 24 गुणे 9 यानी कि आपका हो जाएगा ये 216 और गुणे में आ गया 15। ठीक है, तो y का मान क्या होगा भैया? इसी में से हमें 925 को घटाना है। तो आइए गुणा करा लेते हैं। 15 छक्का 90, तो 15 और 9 हो जाएगा आपका 24 और 30 और 2 हो जाएगा आपका 32। इसमें से 925 को घटा दीजिए। ठीक है, 10 में से 5 घटाया, 3 में से 2 घटाया 1 हो गया, 11 में से 9 घटाया आपका, सॉरी 12 में से 9 घटाया 3, यहां पे आपका 2। तो 2315 क्या होगा आपके सवाल का सही जवाब? क्या हो जाएगा, मतलब सॉरी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर बताइए। कैलकुलेट करें और बताएं आपके सवाल का सही जवाब क्या होगा। और देखो अच्छी बात यह है ना, मतलब शुक्र मनाओ कि आपके कांस्टेबल और एसआई के पेपर में सिलेबस जो है, मतलब एडवांस मैथ का खासकर, खैर एडवांस मैथ का ही एनटीपीसी और ग्रुप डी से मतलब काफी कम है, मतलब कुछ है ही नहीं समझो। मेंसुरेशन 2D 3D आपको पढ़ना है और थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन में अलजेब्रा वगैरह के फॉर्मूले। ठीक है, बट अगर आप वहीं जाकर देखो एनटीपीसी ग्रुप डी में, तो एडवांस मैथ में मतलब कोई टॉपिक वो छोड़ता ही नहीं है। यहां तक कि प्रायिकता को भी कभी लपेट लिया, कभी एपी जीपी के भी सवाल डाल दिए पेपर में। तो आपको पढ़ना तो पूरा पड़ेगा वहां पे। और वो सब टॉपिक ऐसे हैं ना, अगर कोई ये सोचे मैं पेपर से 10 दिन पहले पढ़ लूंगा, भाई पढ़ तो लोगे आप चलो टॉपिक, लेकिन सवाल बना नहीं पाओगे क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी।
पीडीएफ कहां मिलेगा? टेलीग्राम पे आप सर्च करिएगा रेल बुक स्टडी, जो चैनल का नाम है, सेम नाम से आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे और वहां से पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, रेल बुक स्टडी आप टेलीग्राम पे सर्च करिएगा, वहीं पर पीडीएफ मिलती है जो मॉडल पेपर करा रहा हूं। अब यहां पर क्या बोला गया है कि एक पहिया है जिसका व्यास ये है, त्रिज्या हमें पता चल जाएगा, और ये डिस्टेंस बताइए। अब देखो यहां पे आपको ये समझना पड़ेगा, कोई भी गोल आकृति यानी कि अगर पहिया है इस तरह से वो गोल होता है, तो ये क्या करता है, एक चक्कर में इसके द्वारा तय की गई दूरी क्या होती है भाई? 2πr होती है। एक चक्कर में इसके द्वारा तय की गई दूरी 2πr होती है। तो ये आपका 2 हो गया, पाई की वैल्यू 22/7 हो गई। त्रिज्या की बात करी जाए तो रेडियस कितना हो जाएगा? 28 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 14 हो गया। अब ये दूरी देखो, ये है मीटर में, इसको भी मीटर में बदल रहे हैं, तो ये आपका आ गया 66,000 मीटर। 22 से आप डिवाइड करोगे, ये आपका चला जाएगा 3 बार, यानी कि आ गया 3000। 7 से डिवाइड करोगे, ये आपका 2 आ गया। अच्छा, हमने यहाँ पे मान लिया कि n चक्कर में ये दूरी कवर हो रही है, तो n का मान कितना आ जाएगा? 3000 और बटे में 4, तो 3000 में 4 का आप भाग लगाओगे, कितना हो जाएगा? 750। 750 क्या होगा? आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 750 जो है आपके क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर? चलिए इसका आंसर बताइए। अब देखो ये भी पेपर में पूछा गया सवाल है। अब ये तो सीधा कह रहे हैं 9 पंक्ति में 36 शब्द है भैया, ये इसका 4 गुना है। ठीक है, क्या है? 4 गुना है, तो 51 में कितना रहा होगा? 51 गुणे 4 यानी कि 204। ठीक है, देखो एक आधा प्रश्न ऐसा भी आपको पेपर में देखने को मिलेगा, आपके भी पेपर में, जिनका कांस्टेबल का एग्जाम है। इसका आंसर बताइए क्या होगा? कैलकुलेट करें और बताएं आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। फटाफट सॉल्व करके बताइए। 2 का वर्ग प्लस का 4 का वर्ग प्लस का 6 का वर्ग प्लस का 8 का वर्ग डॉट 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 प्लस का 30 का वर्ग तक की, और ये हमें दिख रहा है भैया सम संख्याएं ही है, तो इनके वर्गों का योग क्या होगा? मतलब इनका जोड़ आपसे पूछा जा रहा क्या होगा, बताइए। सॉल्व करके बताएं। अब देखो यहां पे आपको क्या समझना भाई, जब आप 2 का स्क्वायर यानी कि 2 का वर्ग जब आप कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में आपका क्या बचेगा भाई? 2 का स्क्वायर जब आप कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में आपका आएगा 1 का स्क्वायर प्लस का 2 का स्क्वायर प्लस का 3 का स्क्वायर, और ये आपका कहां तक जाएगा? 15 के स्क्वायर तक। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि देखो आपको फॉर्मूला जो पता है, वर्गों के योग का पता है, ठीक है, घनों के योग का पता है,
प्राकृतिक संख्या का जोड़ हम डायरेक्ट बता सकते हैं, पूर्ण संख्या का जोड़ हम डायरेक्ट बता सकते हैं, सम संख्या का जोड़ हम डायरेक्ट बता सकते हैं, विषम संख्या का जोड़ हम डायरेक्ट बता सकते हैं। ये फॉर्मूले हमें पता है, तो ये चार यहां पे कॉमन आ गया। अब फॉर्मूला क्या होता है, अगर नहीं पता होगा तो दिक्कत होगी। n मैं बोल रहा हूं, लिख लेना, n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई 6। तो n का मान है 15, तो 15 गुणे 16, 15 दूनी 30, 1 31, और बटे में यहां पे आ जाएगा 6। कैलकुलेट कर लो भाई, डिवाइड करोगे तो 2 से गया ये 8 बार और 3 से गया ये 5 बार, तो 4 गुणे ये आपका 40, यानी कि 0 हो गया, यहाँ पे 4 4 तियां 12 हो गया, तो 48 1 49, यानी कि 4960। ठीक है, बाकी वर्गों का योग देखो, मैं सिर्फ क्या बता रहा हूं, प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग, सम नहीं। क्या होता है फॉर्मूला, n इंटू जो मैंने यूज किया है वहां पे 2n प्लस 1 और डिवाइडेड बाई 6, बटे में कितना आ जाएगा 6, बटे में कितना आ जाएगा 6। ये होता है फॉर्मूला। और जो लोग चैनल पे नए, भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लास का जो समय है लाइव, वो है रात के 9 बजे। ठीक है, तो समय पर लाइव आया करें। देखो 2 क्वेश्चन आज आपके लिए होमवर्क है, दोनों सवाल बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। एक मैंने आपको ये दिखाया, भाई घर पे ट्राई करना, कल मैं ये कराऊंगा आपको क्लास में और समझाऊंगा, इसलिए आज नहीं करा रहा हूं, क्योंकि इसका एक बेसिक उदाहरण भी लूंगा वहां पे। ये एक डाटा सीजीएल प्री 2024 में पूछा गया, ये मैं आपको इसलिए करा रहा हूं कि ये देखो कि साधारण ब्याज का भी सिंपल से कंसेप्ट पर कैसे कैलकुलेटिव प्रश्न होने के कारण ये कठिन सवाल माना जाएगा पेपर में। और बाकी ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का वाकई में कैलकुलेटिव प्रश्न, जो कि आरपीएफ एसआई में पूछा गया 2024 दिसंबर में। दोनों सवाल एसआई और सीआई का है, तो आप घर पे एक बार ट्राई जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, एक बार कोशिश करना, बाकी इसको कल हम लोग क्लास में करेंगे। ठीक है, और जो आपका आंसर आता है, बनता है नहीं बनता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और ये भी बताया करो आपको क्लास कैसी लगी। बाकी जो लोग आगे तैयारी कर रहे हैं एनटीपीसी ग्रुप डी की, ठीक है, या फिर किसी अदर एग्जाम की, तो आपको टॉपिक पढ़ना है भैया। अमित सर मैथ्स पे टॉपिक वाइज क्लास, चैप्टर वाइज क्लास चलती है, तो आप बैच में एनरोल कर सकते हो। कंप्लीट अर्थमेटिक, कंप्लीट एडवांस मैथ आपका कवर कराया जाएगा, तो आप बैच में वहां पे जुड़ सकते हैं। और कुछ जानकारी लेनी है तो यहाँ पे जो नंबर आपको दिखाई पड़ता है उस पर कॉल मत करो, पहले आप व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए। ठीक है, उस पर लिखा हुआ मैंने बकायदा व्हाट्सएप ऑन 8174810452। ठीक है, कुछ और भी आपको बताना पूछना है तो आप सेम नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपका कोई डाउट है, कोई प्रश्न है जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, आप उस क्वेश्चन को भी उसी नंबर पे व्हाट्सएप पे भेज सकते हो, उसका फोटो। ठीक है, बाकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पे रेल बुक स्टडी सर्च करिएगा, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ये जो क्लासेस हो रही, इसकी अलग से मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है, तो आगे पीछे वाली क्लासेस आप वहां से देख सकते हो। ठीक है, और प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। भाई जितना आसान हो सकता है आपके लिए, उतना आसान करके चल रहा हूं कि खोजना ना पड़े, क्या ना करना पड़े। ठीक है, तो आपको प्लेलिस्ट जो है डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि।